आज का हमारा पहला प्रश्न फाइंड द मिसिंग नंबर के पैटर्न पे आधारित सवाल है, जिसमें हमें क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आने वाली संख्या ज्ञात करनी है। यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क है, इस स्थान पे कौन सी संख्या बाकी की सब संख्याओं के आपस में जो संबंध है, जो लॉजिक को फॉलो कर रही हैं, उस लॉजिक को स्टडी करके हमको क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आने वाली संख्या ज्ञात करनी है। तो आइए शुरू करते हैं। अब इन नंबर्स को अगर हम ध्यान से देखें तो हम देखते हैं कि इनके बीच का जो अंतर है वो काफ़ी ज़्यादा नहीं है। ये जो संख्याएं एकदम से काफ़ी ज़्यादा अंतर से बड़ी या छोटी नहीं हो रही। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 4 या 5, 6, 9, 8, 13, 10। तो ये जो संख्याएं हैं ये काफ़ी ज़्यादा अंतर से बड़ी नहीं हो रही है, इसीलिए यहाँ पे प्लस या माइनस वाली ट्रिक से हमें आंसर मिलने के चांसेस ज़्यादा है। तो अगर इस संख्याओं को गौर से देखने पे हम पाते हैं कि यहाँ से इन दो संख्याओं के बीच का अंतर कितना है, एक का। 4 से लेके 5 1, 5 से लेके 6 फिर 1, फिर 6 से लेके 9 3, फिर 9 से लेके 8 -1, फिर 8 से लेके 13 +5, फिर 13 से लेके 10 -3। तो यहाँ पे कोई भी एक सेट पैटर्न नहीं बन रहा है। यहाँ पे पहले एक एक के अंतर से बड़ी संख्या है, एक एक, फिर यहाँ पे 3 के अंतर से बड़ी। तो फिर इसमें कोई दूसरा लॉजिक होने की संभावना है। अब एक चीज जो हम यहाँ पे देखते हैं तो हम पाते हैं कि अगर हम एक एक संख्या को छोड़ के आगे बढ़े, जब भी ऐसा हो कि कोई समूह नहीं मिल रहा हो, तो हमें यहाँ पे क्या करना चाहिए, एक एक संख्या को छोड़ के देखते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है 4, और उसके बाद एक संख्या को अगर हम छोड़ें तो यहाँ कितना दिया हुआ है 6। तो इसका मतलब कितने का अंतर हुआ, 2 का अंतर हुआ। फिर 6 से लेके एक संख्या छोड़ के अगर हम 8 पे चलते हैं तो कितने का अंतर हुआ, फिर ये 2 का अंतर हुआ। फिर 2 को छोड़ के 8 को छोड़ 8 के बाद हम 13 को छोड़ के एक संख्या छोड़ के आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे दिया हुआ है 10। तो इस तरीके से +2 यहाँ पे हो रहा है। दूसरी संख्याओं को देखते हैं तो यहाँ पे दिया हुआ है 5 और यहाँ दिया हुआ है 9। मतलब यहाँ पे कितने का अंतर आया, 4 का अंतर आया, 4 से संख्या बढ़ी। फिर 9 से लेके अगर हम 13 पे चलें तो कितने का अंतर आता है, यहाँ पे भी 4 का अंतर आता है। तो यहाँ पे जो पैटर्न है, संख्याएं एक एक के अंतर के साथ बढ़ रही है। पहले स्थान की संख्या तीसरे स्थान की संख्या में 2 का अंतर है, तीसरे और पांचवे वाली में फिर से 2 का अंतर है, पांचवे और सातवें वाली में 2 का अंतर है। फिर इसी प्रकार दूसरे और चौथे वाली में 4 का अंतर है। फिर चौथे और छठे के बीच में 4 का अंतर है। तो यही लॉजिक अगर हम यहाँ लगाएंगे तो यहाँ पे कौन सी संख्या आ जाएगी, +4 करने पे। तो 13 में अगर +4 करते हैं तो कौन सी संख्या प्राप्त हुई, 17। तो इसी प्रकार इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 17, ऑप्शन नंबर 4। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा विजुअल एनालॉजी से संबंधित प्रश्न है, जिसमें हमें ये देखना है, एक अल्फ़ाबेट में हमें अल्फ़ाबेट के समूह दिए हुए हैं और हमें दिया गया है कि हमें इसमें आने वाला ने इस सीरीज़ में आने वाला नेक्स्ट समूह ज्ञात करना है और ये स्टडी करना है कि ये कौन सा पैटर्न फॉलो करते हैं। तो अब देखते हैं कि ये इसमें कितने लेटर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे इस समूह में 8 लेटर हैं। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8, इस समूह में भी 8 लेटर हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, सभी समूह में 8 लेटर हैं। अब पहले समूह को हम गौर से पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि भिन्न संख्या या भिन्न लेटर्स कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे देखें, पहले से लेके छठे तक दिया हुआ है एक्स, और उसके बाद सातवें और आठवें पे दिया हुआ है वाई वाई। दूसरे समूह में बढ़ते हैं तो यहाँ पे दिया हुआ है एक्स, ये दिया हुआ है शुरू के 5 लेटर्स तक। फिर छठे पे दिया हुआ है वाई, फिर सातवें पे दिया हुआ है एक्स, और आठवें पे दिया हुआ है फिर से वाई। मतलब क्या हुआ, ये एक वाई एक स्थान लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो गया, और एक्स
राइट की तरफ शिफ्ट हो गया। अगले समूह पे चलते हैं। तो शुरू के 4 लेटर कौन कौन से दिए हुए हैं? एक्स, फिर आ गया वाई, और बीच में आ गए डबल एक्स और आखिरी में वाई है। तो जो आखिरी वाला 8वें स्थान पे जो वाई है वो फिक्स है, वो कांस्टेंट है। यहाँ पे भी वाई आ रहा है, यहाँ पे भी वाई आ रहा है, यहाँ पे भी वाई आ रहा है। लेकिन जो दूसरा वाई था, कुल मिला के 2 ही वाई थे, वह एक एक स्थान लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होते जा रहा है। पहले समूह में वो 1 स्थान हुआ, दूसरे समूह में वह 2 स्थान शिफ्ट हो गया, तो इसके बीच में ये 2 एक्स आ गए। तो इसी प्रकार अगले समूह में से 3 स्थान शिफ्ट हो जाना चाहिए, तो हमें लॉजिक समझ में आ जाएगा। तो अब अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे दिए हुए 3x, उसके बाद दिया हुआ है y, फिर 3 बार x दिए हुए और फिर y। तो एक y तो फिक्स है उसकी पोजीशन पे, लेकिन ये वाला जो y है, अब पहले देखिए 2 स्थान शिफ्ट हुआ था, यहाँ पे 3 स्थान शिफ्ट हो गया, 1 2 3। तो यहाँ पे क्या लॉजिक लग रहा है कि ये जो 2 y है, एक y तो अपने स्थान पे फिक्स है, दूसरा वाला y प्रत्येक अगले समूह में एक एक स्थान लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो गया। यहाँ पे 1 स्थान हुआ, यहाँ पे 2 स्थान हुआ, यहाँ पे 3 स्थान हुआ, और इसी प्रकार यहाँ पे देखिए यहाँ पे 4 स्थान हुआ। तो अब इस प्रकार ये समूह क्या बनेगा? अब ये y अगली संख्या में यहाँ पे आ जाएगा, तो ये कैसा बनेगा? x y x x x x x y, कुल मिला के 8 होना चाहिए। ये शुरू के हो गए 4 और ये आखिरी के हो गए 4, तो ये हमारा ऑप्शन उत्तर होगा एक्स वाई, उसके बाद 5x, एक्स वाई, उसके बाद 5x और फिर y। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में हमसे कहा गया है, यदि एक कोड लैंग्वेज में 35674 को 57896 लिखा जाए तो 4213 को कैसे लिखेंगे? जब भी इस प्रकार के कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्न आते हैं जिसमें हमें अल्फ़ाबेट को नंबर के रूप में लिखा जाता है, या फिर नंबर को अल्फ़ाबेट के रूप में, या फिर नंबर को नंबर के रूप में लिखा जाता है, तो हमें सबसे पहले देखना चाहिए कि जो हमारा ओरिजिनल लेटर है या ओरिजिनल जो संख्या है, ओरिजिनल वर्ड है, उसमें कितने अंक या लेटर हैं, और कोड किए हुए संख्या या लेटर के समूह में कितने अंक हैं। तो इसमें देखते हैं हम, ये 5 है, 1 2 3 4 5। यहाँ पे भी जो कोड किया हुआ है ये भी 1 2 3 4 5। एक हिंट तो हमको ये मिल गई। तो इसको अब हम कैसे लिखेंगे? पहले हमको दिया हुआ है 3 5 6 7 4, और इसको कोड करके कैसे लिखा गया है? 5 7 8 9 6। अब 3 से 5 कैसे आया? 3 से 5 आया इसमें 2 जोड़ने पे, +2 करने पे। 5 से 7 कैसे आया? इसमें भी 2 जोड़ने पे। 6 से 8 कैसे आया? यहाँ पे भी 2 जुड़ा। 7 से 9 2 जुड़ा, और 4 से 6 2 जुड़ा। मतलब क्या हुआ है कि प्रत्येक संख्या में 2-2 जोड़ के इस कोड की संख्या को प्राप्त किया गया है। तो इसी प्रकार से हमारा जो प्रश्न है हमसे पूछा गया है उसको कैसे लिखेंगे? उसमें आ गया है 4 2 1 3। इसमें अगर हम 2 जोड़ दें तो ये कितना हो जाएगा? 6। 2 में अगर 2 जोड़ दें तो ये हो जाएगा 4। 1 में अगर 2 जोड़ दें तो ये कितना हो जाएगा? 3। और 3 में अगर 2 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा? 5। तो ये हमारा सही उत्तर क्या होगा? 6435, ऑप्शन नंबर 1। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये सवाल पसंद आया होगा। कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक मात्रा में शेयर कीजिए। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में हमसे रिलेशनशिप से संबंधित सवाल पूछा गया है, जिसमें कहा गया है HT का भाई है जो R की पत्नी है, S R का पुत्र है और L का पति है, LT से किस प्रकार संबंधित है? हम सबसे पहले
पहले वाक्य से शुरू करते हैं। एच टी का भाई है, तो टी का भाई है तो सबसे पहले हम टी को मान लेते हैं कि टी यहाँ पे है। टी का भाई कौन है? एच है, तो ये एच हो गया। भाई है इसलिए इस पे मतलब मेल है तो यहाँ पे प्लस का साइन लगा देंगे, और ब्रदर है तो यहाँ पे BRO लिख देते हैं। एच टी का भाई है, और फिर कहा गया है जो आर की पत्नी है, मतलब कौन आर की पत्नी है? एच टी का भाई है, और टी किसकी पत्नी है? टी है आर की पत्नी, तो आर टी का पति हो जाएगा। तो आर टी का पति हो जाएगा, तो यहाँ पे ये मेल हो जाएगा, ये हो गया हस्बैंड, और ये पत्नी है तो ये फीमेल हो जाएगी, ये इसकी वाइफ हो गई। आगे हमसे क्या कहा गया है? एस आर का पुत्र है, आर का पुत्र कौन आ जाएगा? इसके नीचे आ जाएगा एस, पुत्र है इसलिए प्लस साइन। एस आर का पुत्र है और एल का पति है, एल इसकी पत्नी हो जाएगी एस की, ये एल एस की पत्नी हो गई। अब हमसे पूछा गया है एल और टी में क्या संबंध है, टी और एल में क्या संबंध है, ये हमें ज्ञात करना है। तो हमने यहाँ पे देखा कि टी और आर पति पत्नी है, और उनका बेटा कौन है? एस है। एस की पत्नी कौन है? एल है। तो टी और एल में क्या संबंध हो जाएगा? एल टी की बहू हो जाएगी, बहू या पुत्रवधू। तो प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, पुत्रवधू। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसमें हमसे कहा गया है कि कुछ समीकरण एक निश्चित प्रणाली के आधार पर हल किए गए हैं, उसी आधार पर हमें ये वाले समीकरण को हल करना है। तो इसमें एक कोड के साथ कुछ समीकरण को हल किया गया है। इसमें क्या कहा गया है हमसे? पहले वाले समीकरण को अगर हम देखें तो ये है 5 धन 7 धन 2 बराबर 725 दिया हुआ है। अगर हम इसे नॉर्मल तरीके से हल करने जाए तो ये 7 और 5 12 और 2 14 होते हैं, लेकिन यहाँ तो 725 दिया हुआ है। सीधे तरीके से अगर लिखें भी तो 572 होता है, लेकिन यहाँ 725 दिया हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ? तीसरे नंबर की संख्या को पहले नंबर पे किया, दूसरे नंबर की संख्या को पहले नंबर पे किया, तीसरे नंबर की संख्या को दूसरे नंबर पे किया, और पहले नंबर की संख्या को तीसरे नंबर पे किया। देखते हैं ऐसा ही लॉजिक दूसरी वाली संख्या में भी, दूसरे समीकरण में भी लग रहा है क्या? यहाँ पे क्या कहा गया है? 6 धन 9 धन 0 बराबर क्या दिया गया है हमें? 906। तो यहाँ पे दूसरे को पहला बनाया, तीसरे को दूसरा बनाया, तीसरे को दूसरा बनाया, और पहले को तीसरा बनाया। यही लॉजिक यहाँ पे भी लगा हुआ है। तो 843 से क्या बन जाएगा? 843 दूसरे को पहला बनाया तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 4। फिर है तीसरे को दूसरा बनाया तो हमारे पास आ जाएगा 3, और पहले को तीसरा बनाया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास? 8। तो 438 हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब इसमें हमें एक समूह में कुछ शब्द दिए हुए हैं। अब हमें ये ज्ञात करना है कि निम्न ऑप्शंस में से कौन इस समूह का सदस्य होगा। तो इसमें शहरों के नाम दिए हुए हैं हमें, जैसे यहाँ दिया हुआ है लखनऊ, ये है लखनऊ, ये है पटना, ये है भोपाल, और ये जयपुर। इन सभी शहरों को अगर हम तो ध्यान से देखें या पढ़ें तो हम पाते हैं कि ये सभी राजधानी है, राज्यों की राजधानी है, स्टेट कैपिटल्स हैं। जैसे लखनऊ कहाँ की कैपिटल है? लखनऊ उत्तर प्रदेश की कैपिटल है, यूपी की कैपिटल है। पटना कहाँ की कैपिटल है? पटना बिहार की कैपिटल है, बिहार की राजधानी है। भोपाल कहाँ की कैपिटल है? भोपाल मध्य प्रदेश की कैपिटल या राजधानी है।
जयपुर कहाँ की कैपिटल है? जयपुर राजस्थान की कैपिटल है। तो यहाँ पे जो भी शहरों के नाम हैं वो किसी ना किसी राज्य की राजधानी है, तो हमें ऑप्शंस में से वही शहर ढूंढना है जो किसी राज्य की राजधानी हो। तो ऑप्शन नंबर 1 को अगर हम देखें, शिमला, शिमला है हिमाचल प्रदेश की राजधानी, हिमाचल प्रदेश की राजधानी। मैसूर, मैसूर कर्नाटक में एक शहर है लेकिन राजधानी नहीं है। पुणे महाराष्ट्र में एक शहर है लेकिन राजधानी नहीं है। और इंदौर मध्य प्रदेश में एक शहर है लेकिन राजधानी नहीं है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, शिमला, जो इस समूह में अगला शब्द होगा या अगला शहर होगा जो कि हिमाचल प्रदेश की राजधानी है। तो ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए हमें रीजनिंग के साथ साथ जनरल नॉलेज का भी अच्छा ज्ञान होना ज़रूरी है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में हमसे कहा गया है 3 धनात्मक संख्याओं का अनुपात 2:3:5 है और उनके वर्गों का योग 608 है। तो तीनों संख्याएं कौन सी हैं? 3 धनात्मक संख्याएं तीनों, तो माना कि वो तीनों, सबसे सिंपल तरीका ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए क्या होता है, माना संख्याएं कौन कौन सी हैं, माना संख्याएं कौन कौन सी हैं, 2x, 3x और 5x है। ये इनका अनुपात हो गया, क्योंकि अनुपात क्या था इनमें, 2:3:5। अब उनके वर्गों का योग कितना है, 608 है। हमसे क्या कहा गया है, इन संख्याओं के वर्गों का योग। तो संख्याएं कौन कौन सी हैं, संख्याएं यहाँ पे हमको दी हुई है 2x, तो इसका वर्ग हो गया 2x वर्ग। फिर दूसरी संख्या क्या दी गई है, वो है 3x, तो ये 3x का वर्ग। फिर तीसरी संख्या कौन सी है, 5x, तो ये 5x का वर्ग। इन तीनों के वर्गों का योग कितना दिया हुआ है, 608 दिया हुआ है। तो इसको लिख देते हैं हम 608। इस समीकरण को बस हमको अब हल करना है, तो तीनों संख्याएं हमको ज्ञात हो जाएंगी। आगे हम इसको हल करते हैं तो 2x का वर्ग कितना हो जाएगा, 4x स्क्वायर, 2 का वर्ग 4 होता है। 3x स्क्वायर होल स्क्वायर है, 3x संपूर्ण वर्ग है, तो ये कितना हो जाएगा, 9x स्क्वायर प्लस 5x वर्ग कितना हो जाएगा, 25x स्क्वायर बराबर 608। x स्क्वायर यहाँ से कॉमन निकल जाएगा, तो ये कितनी हो जाएंगी संख्याएं, 9, 4 धन 9 धन 25 बराबर 608। और आगे हल कर देते हैं, तो x स्क्वायर और इनका ये कितने हो जाएंगे, 9 और 4 13 और 25 38, x स्क्वायर 6 बराबर 608। अब क्या हो जाएगा आगे, x वर्ग बराबर 608 बटे 38 दिया हुआ है नीचे, देखते हैं 19 से कट जाएगा क्या ऊपर वाला, हाँ कट जाएगा। तो 19 दिया 57 बचे 3, 19 दूना 38 और ये हो जाएगा 19 दूना 38, 2 एकम 2 और 16 दूना 32। तो x वर्ग का मान क्या हो गया, 16, x वर्ग बराबर 16, तो x का मान हो जाएगा 4। तीनों संख्या क्या हो जाएगी, पहली ये 2x, तो ये हो जाएगी 2 गुणित 4 बराबर 8, दूसरी ये 3x, तो ये हो जाएगी 3 गुणित 4 बराबर 12, और तीसरी ये 5x, तो ये हो जाएगी 5 गुणित 4 बराबर 20। तीनों संख्याएं 8, 12, 20। देखते हैं ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन है हमारा 3 नंबर का। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, 8, 12, 20। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगले प्रश्न पे हमें एक कॉस्ट प्राइस से संबंधित प्रश्न है, ये मैथमेटिकल एबिलिटी का प्रश्न है, जिसमें हमसे कहा गया है कि एक पुस्तक का अंकित मूल्य 900 रुपये है। अंकित मूल्य मतलब मार्क्ड प्राइस या MRP भी हम जिसको बोलते हैं, जो किसी वस्तु पे प्रिंट होता है।
प्रिंटेड प्राइस उसका इतना है। अब उसमें हमसे क्या कहा गया है, पुस्तक पर 10% की 2 क्रमिक छूट देने के बाद उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। क्रमिक छूट, छूट मतलब एक के बाद एक, कॉन्जिक्यूटिव, एक के बाद दूसरी। जैसे कि हमको यहाँ पे कहा गया है कि 900 रुपये तो उसका मूल्य है, मार्क्ड प्राइस है। तो मार्क्ड प्राइस पे हम हमेशा जनरली हमको कोई डिस्काउंट मिल जाता है, तो हमें क्या कहा गया है, इसमें 2 क्रमिक छूट दी गई है। कितने कितने की दी छूट, मतलब डिस्काउंट कितने कितने की दी हुई है, 10% की दी हुई है, और 10% की 2 क्रमिक छूट दी है। पहली भी छूट 10% की है, फिर जो मूल्य प्राप्त हुआ उसमें से फिर से हमें 10% की छूट दी हुई है। 10% की छूट दी, इसका मतलब क्या हुआ कि उसे 90% प्राइस पे बेचा। यहाँ पे भी 10% की छूट दी, मतलब उसे 90% प्राइस पे बेचा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, 900 गुणित 90% गुणित 90%, 2 बार छूट दी है, बस इसको हल करना है। 900, अब प्रतिशत का चिन्ह हटेगा तो बटे में 100 आ जाएगा, 90/100 गुणित 90/100। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, तो क्या हो जाएगा, 9 गुणित 9 गुणित 9, 9 गुणित 9 गुणित 9, ये कितना होता है हम जानते हैं, इसका मान क्या होता है, 729 रुपये। तो इस पुस्तक पे 10% की 2 क्रमिक छूट देने के बाद उसका विक्रय मूल्य 729 रुपये हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये प्रश्न पसंद आया होगा। इस प्रश्न को हम एक दूसरे तरीके से भी हल कर सकते हैं, जो बिल्कुल बेसिक तरीका होता है। 2 बार छूट दी हुई है, तो हम पहले 1 बार की छूट निकालते हैं। तो कितना आ जाएगा, 900 में 10% की छूट दी, मतलब 90% पे बेचा, तो ये कितना हो जाएगा, 90% मतलब 900, 90/100, ये हो गया 9 मतलब ये 810। पहली बार छूट देने पे क्या मूल्य हो गया, 810। अब इसको फिर से 90% की छूट दी, तो ये हो जाएगा 90/100, ये कटा 0 से 0, और ये कितना हो जाएगा, 9×8=72 और 9×1=9, 729 रुपये। इस तरीके से भी इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक परीक्षा में 92% छात्र उत्तीर्ण हुए और 480 छात्र असफल रहे, कितने छात्रों ने परीक्षा दी। बहुत सिंपल सा सवाल है, क्योंकि कितने छात्रों ने सब परीक्षा दी, तो माना कि 100% छात्रों ने, माना परीक्षा कितनों ने दी है, 100% ने परीक्षा दी, 100% ने, उसमें से 92% छात्र उत्तीर्ण हुए और 480 छात्र असफल रहे, तो 92% तो पास हो गए, तो बचे कितने, 100 में से 92 गए तो 8%, 8% बचे, 8%, वो कितने हो गए, वो कौन हो गए, फेल। तो फेल कितने हुए हैं, हमारे पास दिए हुए 480, तो 8% बराबर 480। तो किसी संख्या का 8% अगर 480, तो वो संख्या हमको ज्ञात करनी है। तो माना वो संख्या x है, तो बस अब x का मान, इसको अगर हमको इधर ज्ञात करना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इस समीकरण को हल करना पड़ेगा। बस इस समीकरण को हल किया, तो ये हो जाएगा, परसेंटेज का चिन्ह हटेगा, तो ये हो जाएगा 8 गुणित x बटे में 100 बराबर 480। आगे हल करने पे 8x बराबर 480 गुणित 100, और आगे हल करते हैं तो ये हो जाता है 8×1=8 और 8×6=48, तो ये हो जाता है 60। कितना हो जाएगा ये, 60 गुणित 100, तो x का मान कितना हो जाएगा, x का मान हो जाएगा 60 गुणित 100, मतलब कि 6000 छात्रों ने ये परीक्षा दी। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाँ, अब जो प्रश्न है ये हमारा टाइम
स्पेस और डिस्टेंस से संबंधित प्रश्न है, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। इस प्रकार के प्रश्न हमारे बेसिक नॉलेज को बहुत ज़्यादा बढ़ाते हैं और परीक्षाओं में भी आजकल इसी प्रकार के प्रश्न हमको देखने को मिलते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें हमसे कहा गया है कि एक चलती ट्रेन 50 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को 14 सेकंड में और एक लैंप पोस्ट को 10 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की गति किलोमीटर प्रति घंटा में हमको ज्ञात करनी है। अब इस प्रकार के प्रश्न हल करने से पहले हमें दो चीजें फंडामेंटल की, बिल्कुल बेसिक की समझ लेनी चाहिए। जब भी ट्रेन से संबंधित सवाल आता है तो हमको ये बात, हम सब जानते हैं कि ट्रेन की एक निश्चित लंबाई होती है। माना कि ये लंबाई है और ट्रेन इस दिशा में आगे बढ़ रही है, इस दिशा में आगे बढ़ रही है। ये ट्रेन का इंजन है, ये इंजन है। और जब मान लेते हैं ट्रेन ये एक प्लेटफॉर्म है, एक प्लेटफॉर्म के पास पहुंचने वाली है, तो प्लेटफॉर्म की भी एक निश्चित लंबाई होती है। ये प्लेटफॉर्म हो गया, तो ये प्लेटफॉर्म का स्टार्टिंग पॉइंट है और ये वाला सिरा उसका एंड पॉइंट है। तो हम कब बोलेंगे कि ट्रेन ने प्लेटफॉर्म को पार कर लिया? जब उसका ये तो इंजन वाला हिस्सा हो गया, लेकिन जो उसका आखिरी डब्बा है वो भी यहाँ पे आ जाए। मतलब ट्रेन जब इस स्थिति में, डॉटेड लाइन से बताता हूँ, ट्रेन जब इस स्थिति में आ जाएगी कि ये उसका आखिरी डब्बा है और ये उसका इंजन है इस दिशा में बढ़ते हुए, तो हम बोलेंगे कि ट्रेन ने प्लेटफॉर्म को पार कर लिया। तो ट्रेन ने प्लेटफॉर्म को पार करने के लिए कितनी दूरी तय करी है? ट्रेन ने प्लेटफॉर्म को पार करने के लिए प्लेटफॉर्म की दूरी तो तय करी ही है। मान लेते हैं प्लेटफॉर्म की दूरी है a, और ट्रेन की दूरी, ट्रेन ने अपने आप की दूरी को भी पार किया, क्योंकि अगर सिर्फ इंजन यहाँ आ जाता तो ट्रेन का डब्बा तो यहाँ होता। तो ये वाली दूरी तो उसने अभी तय नहीं करी है। हम तो जब भी बोलेंगे जब उसका आखिरी सिरा भी प्लेटफॉर्म के पार निकल गया हो। तो ट्रेन की दूरी मान लेते हैं b है, तो ये b दूरी भी उसने तय करी। तो जब किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है ट्रेन, तो वो कितनी दूरी तय करती है? प्लेटफॉर्म की लंबाई के बराबर धन खुद की लंबाई के बराबर। प्लेटफॉर्म की लंबाई है a और खुद की लंबाई है b, इतनी दूरी वो तय करती है। ये एक फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग है। दूसरी अंडरस्टैंडिंग है, जब भी हमसे ये कहा जाए कि ट्रेन ने एक व्यक्ति को, एक खड़े हुए व्यक्ति को, या फिर एक लैंप पोस्ट को, एक बिजली के खंबे को अगर पार किया, तो ट्रेन ने कितनी दूरी तय करी? फिर से उसी एग्जांपल में जाते हैं। ये हमारी ट्रेन है, ये ट्रेन है जो इस दिशा में चल रही है, ये उसका इंजन है। जब वो, और ये वो लैंप पोस्ट है या आदमी है, मान लेते हैं ये एक्स है। तो किसी भी आदमी की, किसी भी बिजली के खंबे की, या फिर किसी भी लैंप पोस्ट की जो लंबाई है वो ट्रेन के मुकाबले में नगण्य होती है या फिर नेग्लिजिबल होती है, तो इसको हम इग्नोर कर देते हैं। लेकिन फिर भी हमको ये बात ध्यान रखनी होगी कि जब ट्रेन आगे बढ़ते बढ़ते यहाँ पे पहुंचेगी, यहाँ उसका इंजन आएगा इस स्थान पे, तो हम ये नहीं बोलेंगे कि ट्रेन ने इस एक्स ऑब्जेक्ट को, इस व्यक्ति को या फिर इस खंबे को पार कर लिया। हम कब बोलेंगे? जब ट्रेन इस स्थिति में, फिर से डॉटेड लाइन से बना रहा हूं, जब उसका आखिरी डब्बा भी इस स्थिति में पहुंच जाए। मतलब उसका इंजन तो पहुंच जाएगा यहाँ, लेकिन उसके आखिरी डब्बे ने भी उस खंबे को, उस बिजली के खंबे को, उस लैंप पोस्ट को या उस व्यक्ति को पार कर लिया, तो फिर हम बोलेंगे कि ट्रेन ने उस व्यक्ति को पार कर लिया है। तो मान लेते हैं ट्रेन की दूरी जैसे ऊपर के एग्जाम्पल में थी b, तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी? ट्रेन ने कितनी दूरी तय करी? खुद की लंबाई के बराबर b। तो इस स्थिति में ट्रेन ने कितनी लंबाई तय करी है? जब एक बिजली के खंबे या फिर एक व्यक्ति के लिए आता है तो उसने खुद की लंबाई के बराबर दूरी तय करी है। और जब प्लेटफॉर्म के लिए ये प्रश्न आता है तो उसने प्लेटफॉर्म धन खुद की लंबाई के बराबर दूरी तय करी है। अब इस फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग के साथ, इस बेसिक नॉलेज के साथ हम इस प्रश्न को हल करने के लिए आगे बढ़ते हैं।
प्रश्न में हमसे कहा गया है कि एक चलती ट्रेन 50 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को 14 सेकंड में और एक लैंप पोस्ट को 10 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की गति हमको ज्ञात करनी है। तो गति का फॉर्मूला क्या होता है? गति का स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटा समय। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो उसने सबसे पहले 50 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म पार किया, कितने टाइम में? 14 सेकंड में पार किया। तो प्लेटफॉर्म पार किया 14 सेकंड में, तो उसने खुद की दूरी भी तय करी होगी, खुद की लंबाई भी तय करी होगी। तो हमें वो तो यहाँ पे दी नहीं हुई है। हम मान लेते हैं कि ट्रेन की गति, ट्रेन की लंबाई की कितनी माना? ट्रेन की लंबाई x मीटर है। ट्रेन की लंबाई कितनी है? यहाँ पे मीटर में दिया हुआ है तो हम मीटर ही मान लेते हैं, x मीटर है। तो अब उसने प्लेटफॉर्म को पार करने में कितने 14 सेकंड का समय लिया है। तो ट्रेन की चाल कितनी हो जाएगी? चाल या गति कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी दूरी। दूरी कितनी तय करी? 50 मीटर तो खुद की दूरी तय करी, और प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी थी? 1 मीटर तो खुद की दूरी तय करी और 50 मीटर प्लेटफॉर्म की लंबाई तय करी। तो उसने ट्रेन ने कितनी लंबाई तय करी? x धन 50। x धन 50 मीटर उसने लंबाई तय करी, और कितने समय में तय करी है? 14 सेकंड में। ऊपर वाला है मीटर पे, नीचे वाला है सेकंड में। तो ये ट्रेन की गति हो गई, कितनी हो गई? x धन 50 बटे 14। फिर आगे हमसे कहा गया है कि एक लैंप पोस्ट को 10 सेकंड में पार कर लेती है। लैंप पोस्ट के लिए अभी हमने देखा था कितनी होती है वो, उस लैंप पोस्ट की पार करती है तो कितनी दूरी तय करती है? खुद की लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। तो इस स्थिति में ट्रेन की गति क्या हो जाएगी? अब हो जाएगी ट्रेन की गति खुद की लंबाई x, बट कितने टाइम में पार कर रही है? 10 सेकंड में पार कर रही है। तो x बटे 10, ऊपर वाला है मीटर में, नीचे वाला है सेकंड में। तो ट्रेन की गति के लिए दो हमको इक्वेशन कौन कौन सी मिल गई? एक मिल गई x धन 50 बटे 14, और दूसरी मिल गई x बटे 10। अब एक ही ट्रेन है, वही ट्रेन है, तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? अतः इसको हम कैसे लिख सकते हैं? देयरफॉर x धन 50 बटे 14 बराबर x बटे 10, क्योंकि ट्रेन तो वही है, यूनिट्स भी सेम है, मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड। बस अब इस इक्वेशन को आगे हमको हल करता है। इसको हल करेंगे तो ये ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 10x धन 50 गुणित 10 कितना हो जाएगा? 500 बराबर 14x। इसको इस साइड ले जाते हैं तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारे पास 14 में से 10x गया तो 4x बराबर 500। और तो x की मान कितना हो जाएगा हमारे पास? x का मान हो जाएगा हमारे पास 500 बटे 4, तो ये हो जाएगा 125 मीटर। ये आ गई हमारे पास ट्रेन की लंबाई। अब हमें स्पीड निकालनी है। ट्रेन की हमें लंबाई ज्ञात नहीं करनी है, हमें स्पीड निकालनी, किलोमीटर प्रति घंटा में निकालनी है वो भी। तो इसको अब हम आगे यहाँ पे हल कर लेते हैं। तो हमसे कहा गया है ट्रेन की लंबाई है 150 मीटर, और लैंप पोस्ट को पार करने में कितना टाइम लग रहा था? उसका गति थी, उसकी गति थी x बटा 10 मीटर प्रति सेकंड। तो यहाँ पे x का मान कितना है? 125 बटे 10 मीटर प्रति सेकंड है। मीटर प्रति सेकंड से अगर हमको किलोमीटर प्रति घंटा निकालना हो तो हमें क्या करना पड़ता है? 18 बटे 5 का गुणा करना पड़ता है। तो ये क्या हो जाता है? किलोमीटर प्रति आवर, kmph। बस अब इसको हल करना है तो हमारा उत्तर प्राप्त हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 5 एकम 5, 5 दूना 10, 25 और
बस अब इसको आगे हल कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 5, 2 से गया ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 5 एकम 5 और ये हो जाएगा 5 25। तो 9 और 5 का गुणा करा तो 45 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको आज का हमारा ये वीडियो पसंद आया है। कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक मात्रा में शेयर कीजिए। धन्यवाद।